बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त खिताब कर रहे हैं। That Pakistan attaches to its special relationship with Saudi Arabia, which is historic in nature and strategic in significance. I am grateful to the Crown Prince of Saudi Arabia, His Royal Highness Mohammed bin Salman, for his gracious invitation for the visit. Pakistan and Saudi Arabia are bound by deep-rooted and abiding fraternal ties, which are built on the solid foundation of mutual trust and mutual support. The people of Pakistan hold the custodian of the two holy mosques in the highest esteem. We are profoundly grateful to Saudi Arabia for its consistent support to Pakistan in its difficult hours. For its part, Pakistan has always stood by Saudi Arabia and will always stand shoulder to shoulder with our Saudi brethren. The visionary Saudi leadership of Crown Prince Mohammed bin Salman has worked assiduously to achieve greater progress and prosperity for the brotherly people of Saudi Arabia. We take pride in the remarkable development achieved by Saudi Arabia within the framework of the Crown Prince's Vision 2030, which is a transformational initiative. We also commend the Kingdom's leadership of the Muslim Ummah and for its deep commitment to Muslim causes. I look forward to my interaction with the Saudi leadership to review our multifaceted bilateral cooperation and to take this special relationship to unknown heights. I would also like to convey my sincere good wishes to the Pakistani expatriates in the Kingdom who have always contributed enormously to the economic development of Pakistan. They are a key partner in further fortifying Pakistan-Saudi brotherly relations. Long live Pakistan-Saudi brotherhood, Pakistan-Saudi दोस्ती जिंदाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब से ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान के साथ ताउन किया है और आखिर में उन्होंने नारा भी लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान सऊदी अरब की दोस्ती जिंदाबाद। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि और गलतियों की सज़ा आवाम को नहीं दे सकते। मजीद कहा, महंगाई की सताई अवाम पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। पंजाब की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे, जहां आईनी बहरान शदीद हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग का मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज को तस्लीम करने से इनकार। उस्मान बुज़दार को ही वज़ीर आला कहने पर इसरार। हमजा शहबाज का इंतखाब ही गैर आईनी करार दे दिया। अदालती अहकामात को भी नज़रअंदाज कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही का कहना है कि अदलिया ऐवान की कार्रवाई में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं कर सकती। तमाम इदारों को अपना और अदलिया को अपना काम करना चाहिए। ये भी कहा कि कानून साजी भी अदालतों ने करनी है तो फिर इधर आ जाएं। शहबाज शरीफ पर पंजाब असम्बली में पुलिस से हमला कराने का इल्ज़ाम। बोले IG और चीफ सेक्रेटरी के लिए नून लीग के चमचे का लफ्ज़ छोटा है। और नून लीग ने ऐलान किया है कि रात 12 बजे तक हमजा शहबाज से हलफ ना लिया गया तो आइंदा लाहेमल का ऐलान करेंगे। परवेज़ इलाही पर अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम भी लगाया गया है। पंजाब असम्बली का इजलास फौरी बुलाकर अदम एतमाद तहरीक पेश करने का मुतालबा किया गया। नून लीग के अता तारड़ का कहना है कि आइन शिकनी करने वालों के खिलाफ विफाक से आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरख्वास्त कर दी है।
अवैस लगारी कहते हैं इजलास को बगैर कार्रवाई के मुलतवी करना भी गैर कानूनी है। हमारे समेत किसी को हक नहीं कि किसी आइन शिकन को बगैर सजा के छोड़ दिया जाए। कराची यूनिवर्सिटी में खुदकुश हमले की तहकीकात का सिलसिला जारी है। खुदकुश हमलावर खातून की गुलिस्तान जौहर में वाक़ रिहाइशगाह पर और उनके वालिद के घर को छापा मारकर सील कर दिया गया है, जबकि लैपटॉप समेत दीगर अहम अशिया तहवील में ले ली गई हैं। दूसरी जानिब जामिया कराची में आज से तदरीसी अमल बहाल कर दिया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची यूनिवर्सिटी में होने वाले खुदकुश हमले के तनाजुर में कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी हैं। कार्रवाई के दौरान तफ्तीशकारों ने अहम दस्तावेजात बरामद कर ली। दस्तावेजात में खुदकुश बमबार खातून के अहल खाना के हमरा तस्वीर और शौहर का शनाख्ती कार्ड भी मिला है। रात गए कार्रवाई में गैर मुल्की सिमें भी बरामद की गईं। जामिया कराची में होने वाले खुदकुश हमले में मुलव्विस खातून हमला आवर और उसके वालिद के घर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने छापा मारकर दोनों घरों को सील कर दिया है। स्कीम 33 में वाक़े खुदकुश हमला आवर के वालिद के घर कार्रवाई के दौरान लैपटॉप और दीगर दस्तावेजात कब्जे में ले ली गई हैं। तहकीकाती ज़राए ने बताया कि घर से सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी में आमदोरफ्त भी होती रहती थी और चंद हफ्ते कबल हमला करने वाली खातून की बहन की शादी भी इसी घर में हुई थी। खातून खुदकुश हमला आवर 7 बहन हैं। खातून हमलावर गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 के फ्लैट में गुज़िश्ता 3 साल से रिहाइश पजीर थी। 5 कमरों का ये फ्लैट किराए पर लिया गया था और फ्लैट धमाके के रोज से बंद है। CTD एहलकारों की जानिब से फ्लैट के मालिक के हवाले से तफसीलात दी जा रही हैं। दूसरी जानिब जामिया कराची में तदरीसी अमल आज से बहाल कर दिया गया। सिक्योरिटी अमल को मौसर बनाने के लिए सख्त इकदाम किए गए हैं। असातिज़ा और एम्प्लॉइज़ जो हैं वो और स्टूडेंट जो हैं वो आएँ और बिल्कुल बेफिक्र होकर आएँ, क्लासेस लें और इंशाल्लाह हम हैं और सब एजेंसीज जो हैं वो भी एक्टिव हैं, रेंजर्स भी है, हम लोग भी हैं, तो इंशाल्लाह कोई ज़्यादा डरने की खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। जामिया कराची में 26 अप्रैल को होने वाले खुदकुश धमाके में 3 चाइनीज समेत 4 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हुए थे। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मुश्तमिल इन्वेस्टिगेशन टीम मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात कर रही है। कराची के इलाके सचल में वाक़े रिहायशी सोसाइटी में तहकीकाती इदारों की जानिब से खुदकुश बमबार खातून की रिहाइशगाह को सील कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जीशान शाह। जी जीशान। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ सच्चल के इलाके में वाक़े एक रिहायशी सोसाइटी से। मेरे अकब में जो आप ये घर देख रहे हैं, इसको तकरीबन गुज़िश्ता रात को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सील कर दिया है। ये मकान नंबर है R53B। तफ्तीश के दौरान पता लगा कि जो जामिया कराची में जो खुदकुश हमला हुआ है उसमें जो खातून थी या उनके अहल खाना वो यहाँ पर आते थे। इस वक्त हम इस सोसाइटी में आए हैं और हम यहाँ पे एक रिहायशी यहाँ पे मिले हैं जो कि जिनको इस इलाके के रिहायशी हैं। इनसे पूछते हैं कि इस घर के हवाले से आपने कभी लोगों की यहाँ पे आमद और रफ्त वगैरह देखी, इस हवाले से बताइए। इस घर में जो है बच्चे रहते थे, कभी कभार आते थे, 8वें दिन 10वें दिन, 6-7 महीने से रिहायश पजीर थे इधर। दहली कॉलोनी के अंदर वाक़े 2 मुख्तलिफ इमारतों के 2 फ्लैट्स में से मुख्तलिफ दस्तावेजात, लिटरेचर, पाकिस्तानी और गैर मुल्की सिमें भी बरामद की गई हैं। तफ्तीशकारों की जानिब से इस अभी भी पूरे वाक़े की जो वाक़या हुआ है इसके अंदर पीछे जो मुलव्विस अफराद हैं उनसे तहकीकात का सिलसिला जारी है और जबकि ये जो घर को सील किया गया ये भी उसी की कड़ी है। आपको बताएं कि नैब ने मालम जब्बा, बिलियन ट्री सुनामी, बैंक ऑफ खैबर इंक्वायरी, एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास की रिपोर्ट पेशावर हाई कोर्ट में पेश कर दी है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नादिया सुबूही से। जी नादिया, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास की रिपोर्ट तलब की थी पिछली पेशी पर, जिस पर अदालत में ये रिपोर्ट आज पेश की गई है। अदालत ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें कहा गया कि मालम जब्बा स्कैंडल केस जो है वो खत्म कर दिया गया है। इसमें किसी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी जो है सामने नहीं आई, जिस पर इंक्वायरी को बंद किया गया है। इसी तरह बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से ये कहा है कि हमने रेफरेंस जमा कर दिया है और नैब ने जो रिपोर्ट जमा की है उसके मुताबिक BRT के मामले पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तनाई हासिल कर रखा है तो इस पर जस्टिस रूल अमीन ने रिमार्क्स दिए कि बैंक ऑफ खैबर से मुतल्लिक जो स्टेट बैंक को आगाह किया गया था उससे मुतल्लिक जो है वो हम केस जो है वो बाद में सुनेंगे। जी बहुत शुक्रिया नादिया तफसीलात के लिए।
अभी आपको बताएं, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को कुवैत के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर शेख अहमद नासिर अल मोहम्मद अस्सबाह ने वज़ारत ख़ारजा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी है। एक टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान दोनों ममालिक के दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कुवैत के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए अज़्म का इजहार किया। कहा कि पाकिस्तान और कुवैत के बरादराना ताल्लुकात मिसाली हैं। रोज़गार के लिए कुवैत में मुकीम पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद दोनों ममालिक की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही है। मौसम से मुतल्लिक़ खबरें शामिल करें तो अप्रैल में पाकिस्तान में गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा देखा गया। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहे और ये पेश गोई भी की गई है कि मई में गर्मी की एक और लहर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों को अपनी लपेट में ले सकती है। रिपोर्ट कर रही हैं उनीबा ज़मीर शाह। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से दो चार है। आलमी मौसमियाती तंजीम समेत गैर मुल्की माहिरीन मौसमियात ने पाकिस्तान और भारत में जारी गर्मी की लहर पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत समेत एशिया के दीगर हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में हैं। पाकिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 60 डिग्री ज़्यादा रहने की पेशिनगोई की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 29, 30 अप्रैल और 1 मई हीट वेव के गर्म तरीन दिन हो सकते हैं। कराची में भी पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकता है। देखिए, बिल्कुल मार्च भी बड़ा गैर मामूली तौर पे गर्म रहा। यानी ये इसको अब वार्मेस्ट मार्च भी कहते हैं कि 1961 से लेकर 2020 तक का डेटा जो हम एनालाइज करते हैं तो 2004 में मार्च में इतनी गर्मी पड़ी थी और उसके बाद फिर ये मार्च जो है उससे ज़्यादा गर्म गुजरा है। और अब अप्रैल में भी दोबारा से हीट वेव कंडीशन हैं। इस वक्त भी जो टेम्परेचर चल रहे हैं, जैसे नवाबशाह में 48 तक कल चला गया था, दादू, मोजडारो और दूसरी जगह जो है सखर वखर उनमें 46 कहीं 47, तो ये कम से कम 5 से 7 डिग्री और किसी किसी जगह पे 8 डिग्री भी उससे नॉर्मल से ऊपर है टेम्परेचर। महकमे मौसमियात के मुताबिक 7 या 8 मई से एक और हीट वेव मुल्क के मशरक़ी हिस्से को अपनी लपेट में ले सकती है। सिंध, जनूबी और वस्ती पंजाब हीट वेव की लपेट में आएंगे, लेकिन कराची हीट वेव की जद से बाहर होगा। कराची में ईद के दिनों में मौसम गर्म और मरतूब, जबकि दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ उनीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। नैब ने फराह खान से मुतालिक इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया है। नैब एलामिया के मुताबिक इंक्वायरी नामालूम ज़राए आमदन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात पर की जाएगी। डीजी नैब लाहौर को कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दे दिया। एजाज सैयद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी एजाज। जी बिल्कुल, फराह खान और फराह शहजादी ये करीबी दोस्त हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, इनके खिलाफ नैब ने एक इंक्वायरी का फैसला किया है और ये इंक्वायरी सपुर्द की गई है डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद के खिलाफ। और ये डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद वही नैब के अफसर हैं जो माजी में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के जो भाई हैं, जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ, उनके खिलाफ भी इंक्वायरीज करते रहे और उन्होंने केस भी फ्रेम किया। वो फराह खान के हवाले से भी तहकीकात कर रहे हैं। फराह खान की जो तहकीकात हैं उनके हवाले से उन पर इल्ज़ाम है कि उनके जो अकाउंट्स हैं उनमें 847 मिलियन रुपए की रकूम डाली गई और फिर मुख्तर अरसे में वो रकूम वापस निकाली गई। फराह खान पर इस हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम भी लगाया गया है। साथ ही साथ ये इल्जाम भी लगाया गया है कि उनके जो असासे हैं उनकी आमदन का पता नहीं है, वो नामालूम ज़राए से उनके असासे बड़े हैं। उनकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसका जायजा लिया गया है। तो नैब का ये कहना है कि उनकी इनकम टैक्स रिटर्न ये बताती है कि फराह खान के जो असासे हैं वो साल 2018 से गैर मामूली तौर पर बढ़े हैं और ये वही साल है जिस साल इमरान खान जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है वो इक़्तिदार में आए और उस्मान बुज़दार अगस्त में वज़ीर आला पंजाब बने। ये बात याद रखने की है कि उस्मान बुज़दार जो वज़ीर आला पंजाब तैनात हुए थे उनके बारे में बताया जाता है कि उनकी तैनाती में फराह खान का बुनियादी किरदार था। अब ये तहकीकात डीजी नैब लाहौर के सुपुर्द कर दी गई है और तवक्को की जा रही है कि इस हवाले से वो मजीद हक़ाइक़ भी लाएंगे। साथ ही साथ जो इब्तदाई जो नैब का एजाज सैयद, आपसे इस मुतालिक मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया।
मोहसिन बेग के खिलाफ दर्ज मुकदमा खारिज करने का अदालती फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। साबिक वफाकी वजीर मुराद सईद ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है। मुराद सईद ने मौक़िफ़ अपनाया है कि मोहसिन बेग ने मेरे मुतल्लिक तौहीन आमेज़ और ज़ूम मानी गुफ्तगू की जिससे साख को नुकसान पहुंचा। इंट्रा कोर्ट अपील में कहा गया है कि 10 फरवरी 2022 को FIA साइबर क्राइम विंग लाहौर को मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त दी थी। तफसील जानते हैं ओवैस से। जी ओवैस। जी देखिए, साबिक वफाकी वजीर मुराद सईद की शिकायत पर मोहसिन बेग के खिलाफ जो FIA ने लाहौर में मुकदमा दर्ज किया था उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया था, क्वैश कर दिया था, जिसके खिलाफ अब साबिक वफाकी वजीर मुराद सईद ने उमर हनीफ खिची एडवोकेट के जरिए सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है और उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मोहसिन बेग ने उनके खिलाफ तौहीन आमेज़ और ज़ू मानू गुफ्तगू की थी जिससे उनकी साख को नुकसान पहुंचा। 10 फरवरी 2022 को FIA साइबर क्राइम विंग लाहौर को मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी। ताहम जब ये मुकदमा दर्ज हुआ तो उसके बाद सिंगल बेंच ने 8 अप्रैल को उन्हें सुने बगैर ही मुकदमा खारिज करने का फैसला सुना दिया। सिंगल बेंच ने दौरान समाअत ना तो कोई नोटिस जारी किया और ना ही मुझे सुना गया और जो चूंकि ये मुकदमा लाहौर में दर्ज हुआ था इसलिए अदालत ने दायरा इख्तियार के नुक्ते को भी मद्देनजर नहीं रखा। अदालत से ये इस्तदा है कि 8 अप्रैल का फैसला कलअदम करार दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया अवैस तफसीलात के लिए। DIG CTD पंजाब अफजाल कौसर का कहना है कि हाफिज सईद के घर के बाहर धमाके की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त हुई है। दहशतगर्दी के वाक़े का मास्टरमाइंड समीउल हक गिरफ्तार कर लिया गया है। मास्टरमाइंड के अहम साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। DIG CTD ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि गिरफ्तार दहशतगर्दों की गाड़ी से गैर मुल्की करेंसी भी मिली है। उन्होंने बताया कि तफ्तीश में मालूम हुआ है कि वाक़े में गैर मुल्की हाथ मुलव्वस था। ईद गुल की टास्किंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट समीउल हक ने की थी। जो उसका मास्टरमाइंड था समीउल हक उसका नाम है। प्लानिंग जो है पाकिस्तान के अंदर से इस समीउल हक नामी शख्स ने की थी ये जोहर टाउन ब्लास्ट की। CTD की टीम ने समीउल हक और उज़ैर को गिरफ़्तार कर लिया है। ये पकड़े गए हैं दोनों, तो एक गाड़ी में थे वो पकड़े गए हैं। इनसे ईरानी करेंसी, अमाराती करेंसी, टर्किश अफ़गानी करेंसी, इंडियन करेंसी ये सारी चीज़ें इनसे निकली हैं। को जो मेन इसका एग्जीक्यूटर था ईद गुल, इसी ने ईद गुल की टास्किंग की, इसी ने उसको बुला के बताया, फिर लॉजिस्टिकल सपोर्ट सारी इसने प्रोवाइड की। यानी कि ये इस सारे सिस्टम जो ये चल रहा था पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सारा ये धमाका करने के लिए उसकी लिंच पिन ये था। कि कराची वाले ब्लास्ट की बात की बहुत अफसोसनाक है। उसके बाद भी हमने अपने सारे फील्ड यूनिट्स को बड़ा अलर्ट किया है। तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने भी अपनी सिक्योरिटी को बड़ा इसमें बीफअप किया है। जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट कर रही हैं हम ना सिर्फ उनकी पूरी इंफॉर्मेशन अपडेटेड रखने की कोशिश करते हैं और कर रहे हैं। मुल्तान में सिविल सोसाइटी की जानिब से पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। सिविल सोसाइटी के कारकुनों और सहाफ़ियों ने मुल्तान प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली मुहिम की भरपूर मजम्मत करते हैं। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने प्रेस क्लब से चौक नवा शहर तक पाक फौज जिंदाबाद रैली भी निकाली। भारत के 100 से ज़ायद साबिक सिविल सर्वेंट्स ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के नाम खुला ख़त भेज दिया है और इस ख़त में मोदी पर भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ इंतहाई नफ़रत अंगेज़ी पर खामोशी पर तनकीद की गई है। ख़त में कहा गया है कि वो भारत में नफ़रत अंगेज़ी से होने वाली तबाही का निशाना सिर्फ मुसलमान और अक़लियती बिरादरी नहीं बल्कि भारतीय आइन भी बन रहा है। इस सूरत हाल पर मोदी खामोश हैं। मोदी की खामोशी ने भारत में नफरत अंगेजी के खिलाफ उन्हें आवाज़ उठाने और गम और गुस्से के इजहार पर मजबूर कर दिया है। इस खत पर नई दिल्ली के साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग, साबिक कौमी सलामती के मुशीर, साबिक खारजा सेक्रेटरी और साबिक होम सेक्रेटरी समेत मुमताज़ अफराद ने दस्तखत किए हैं।